हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये सितंबर 2016 वाला पेपर है। तो इसमें सीडीपी के जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सकें। पहला विकल्प दिया गया है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। दूसरा है उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। तीसरा है उसे आधा समाधान यानी हल किया हुआ उदाहरण उपलब्ध करवाना। और चौथा विकल्प है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। अब प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा आधारभूत सहायता का अच्छा उदाहरण है। तो पुरस्कार और दंड वाले आप पहले ही काट दीजिए, ये मैंने आपको पहले बताया भी है। तो इसमें पहले में लिखा है पुरस्कार, तो ये उत्तर नहीं होगा। चौथे में लिखा हुआ है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती, तो ये तो दंड हो गया, उसे दंडित किया जा रहा है कि वह घर नहीं जा सकती, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब दो विकल्प बचते हैं। दूसरे में लिखा है उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। यदि वह गलती कर रही होगी तो बार बार प्रयास करने में भी वह गलती ही करेगी, तो दूसरा विकल्प उत्तर नहीं है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध करवाना, और आधा वह स्वयं से करेगी, तो यह आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण माना जाएगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें पहला विकल्प है समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। दूसरा है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तीसरा है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। और चौथा है परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। तो पूछा गया है कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, तो उनका आकलन करने के लिए उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। पहला विकल्प है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। दूसरा है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तीसरा है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। और चौथा है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, तो इसे कहा जा सकता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पीडीएफ जो है थोड़ी धुंधली है, तो मैं विकल्प और प्रश्न पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम यानी उचित वर्णन करता है। पहला विकल्प है बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। दूसरा है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तीसरा है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो पहले में लिखा है निरुत्साहित,
इसको पहले ही काट दीजिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना है, निरुत्साहित नहीं, ना ही हतोत्साहित कर सकते हैं। चौथे में लिखा है प्रथम स्थान पाने के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। बच्चों में जब इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होगी तो बच्चे आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे। तो चौथा भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अब 2 विकल्प बचते हैं। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, ये उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। जब चर्चा होगी, बच्चे अपने विचार प्रदर्शित करेंगे, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तीसरा है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। और चौथा है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। यानी जब शिक्षार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो अधिगम प्रभावी होता है। यदि जो सीखने की इच्छा ही न रखता हो तो उसे कोई भी नहीं सिखा सकता, जब तक शिक्षार्थी या जो भी सीखने वाला है सीखने के लिए स्वयं प्रेरित ना हो। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। पहला विकल्प है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। दूसरा है सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तीसरा है सीखना कौशलों के संचय के समान है। और चौथा है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो सीखने के बारे में कौन सा एक सत्य है ये पूछा गया है। तो सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि सामाजिक क्रियाओं से अधिगम में सुविधा होती है, इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। पहला विकल्प है पुरस्कार, दूसरा है संवाद, तीसरा है व्याख्यान और चौथा है निर्देश। तो पुरस्कार तो होगा ही नहीं, पहले ही आप काट दीजिए। उसके बाद लिखा है संवाद, व्याख्यान, निर्देश, 3 विकल्प बचते हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है संवाद। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। पहला विकल्प है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। दूसरा है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तीसरा है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। और चौथा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो विकास के बारे में जो सही है वह पूछा गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। यानी सभी की विकास की जो दर होती है वह भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए तो समान उम्र के बच्चे, कोई मोटा दिखेगा आपको, कोई पतला, कोई ज़्यादा लंबा होगा तो कोई कम लंबा होगा। तो यही कारण है कि इनके जो विकास की दर है सभी में भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए जो समान उम्र के बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य बचपन अवधि। पहला विकल्प है 10 वर्ष के बाद, दूसरा है जन्म से 2 वर्ष, तीसरा है 2 से 6 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष और चौथा है 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो मध्य बचपन अवधि पूछी गई है, यानी मध्य बाल्यावस्था।
6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन, पहला विकल्प है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है, ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तीसरा है, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। और चौथा है, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, फिल करना है यहाँ पर, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। पहला विकल्प है विकास, दूसरा है सामाजिकरण, तीसरा है सीखना और चौथा है परिपक्वता। तो यहाँ पर लिखा है समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों को अर्जन करना प्रारंभ करता है, तो वह है सामाजिकरण। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहला है पुनर्बलन, दूसरा है भाषा, तीसरा है भौतिक विश्व के साथ अनुभव और चौथा है अनुकरण। तो पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वह है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पहला विकल्प है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, दूसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, तीसरा है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता और चौथा है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक काल की जो उम्र है वह कितनी है, अवधि 2 से 7 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें बच्चा उन क्षमताओं में आगे बढ़ता है जो संवेदीगामक अवस्था के अंत में उभर रहे थे। इस प्रकार हमारे पास पहले से संचालित बच्चा है जो अब मानसिक रूप से वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। पहला है सामाजिक संवेदा अभिविन्यास किसी कार्य के लिए भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। दूसरा है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तीसरा है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। और चौथा है नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो किस जोड़े का मिलान ठीक है ये पूछा गया है। तो तीसरा इसमें सही है, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। ये जो प्रश्न है ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से लिया गया है। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर बताए हैं और 6 चरण बताए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना। पहला विकल्प है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है।
दूसरा है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तीसरा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। और चौथा है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की जो व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी बच्चे कोई कार्य कर रहे होते हैं तो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं कि ये नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा। तो यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पहला विकल्प है अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, दूसरा है उसके सामाजिक संदर्भ से, तीसरा है पुनर्बलन से और चौथा है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। पहला विकल्प है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। दूसरा है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तीसरा है सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। और चौथा है सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जॉन डीवी ने दी थी, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, तो शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में ये तो उत्तर नहीं होगा। सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, ये भी नहीं होगा। सबके लिए मुक्त होता है लेकिन शिक्षक अनुपस्थित होता है, तो जब शिक्षक ही नहीं होगा तो शिक्षा का क्या महत्व, बच्चों को सिखाएगा कौन, उनका मार्गदर्शन कौन करेगा। तो ये तीनों विकल्प गलत हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। पहला विकल्प है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल रख सकने की योग्यता। दूसरा है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। और चौथा है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, भाषा पहला विकल्प है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। दूसरा है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तीसरा है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। और चौथा है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है। पहला विकल्प है लिंग सशक्तिकरण। दूसरा है लिंग रूढ़िबद्धता। तीसरा है लिंग भूमिका निर्वाह खेल। और चौथा है लिंग स्थिरता। तो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है और उसमें चित्र कैसे दर्शाए गए हैं, शिक्षिका और घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला और डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष। तो इस प्रकार के जो चित्र हैं वह लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पहला विकल्प है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधार, भाषा, जाति, लिंग
धर्म समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ये विकल्प दिए गए हैं और ये 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं और भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं 1 और 2 दोनों चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। पहला विकल्प है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, दूसरा है सकल आकलन को सीमित कर देता है, तीसरा है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है और चौथा है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। पहला विकल्प है विद्यालय सलाहकार यानी काउंसलर से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। दूसरा है वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। तीसरा है उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा। और चौथा है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बधिर बच्चा है, इंग्लिश देख लीजिए, तो ये होगा श्रवण बाधित बच्चा, यानी बच्चे को सुनाई कम देता है, तो बच्चे को उस स्थान पर बैठाया जाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकती है। पहला विकल्प है कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। दूसरा है उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तीसरा है उन्हें कक्षा में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करें। और चौथा विकल्प है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। तो विकल्प पढ़कर ही आपको पता चल गया कि कौन सा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, वंचित बच्चा क्या होता है, ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो वंचित बच्चा वह होता है जो समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबके से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। पहला विकल्प है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। दूसरा है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तीसरा है कुछ भी नहीं सीख सकते। और चौथा है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, जैसे कि कोई पढ़ नहीं पाता यानी पठन विकार होता है, डिसलेक्सिया, कोई लिखता गंदा है, किसी को गणित में परेशानी होती है। तो ये सब क्या है, अधिगम अक्षमताएं हैं। तो यह अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। पहला विकल्प है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। दूसरा है उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तीसरा है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। और चौथा है उनसे प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
बच्चे समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचेंगे, अपने विचार प्रदर्शित करेंगे। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। पहला है, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। और चौथा है, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिगम केंद्रित विधि का आशय। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। पहला विकल्प है, उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। दूसरा है, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तीसरा है, शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। और चौथा है, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो अधिगम केंद्रित यानी बाल केंद्रित विधि का आशय पूछा गया है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। पहला विकल्प है अनुकरण, दूसरा है अर्थ निर्माण, तीसरा है अनुबंधन और चौथा है रट कर याद करना। तो कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, तो वह है अनुबंधन। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अनुबंधन क्या होता है, तो अनुबंधन कुछ तैयारी या प्रशिक्षण की मदद से किसी व्यवहार को संशोधित करने की प्रक्रिया है। तो ये आपको याद रखना है। आखिरी प्रश्न देखते हैं, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। पहला विकल्प है, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। दूसरा है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तीसरा है, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। और चौथा है, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था सितंबर 2016 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।